वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये बाईलैंग्वेज है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा ये है पहला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 10 मीटर ऊंची इमारत से एक टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके सतह का अवमन कोण 35 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक 10 मीटर का बिल्डिंग बना लेंगे हम लोग। तो ये हमारा बिल्डिंग है 10 मीटर का, जिसका नाम हम लोग AB पकड़ लेते हैं। और एक टावर है, तो यहाँ एक टावर बना लेते हैं पहले, जिसका नाम हम लोग CD रख देते हैं। ये C, ये D, और ये एक लाइन मान लीजिए यहाँ जोड़ रहा है, तो ये E हो गया। ठीक है, अब हमें बोला क्या गया है कि जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बिल्डिंग के टॉप से। तो ये बिल्डिंग का टॉप से ही दोनों कोण बन रहा है, एक इसके टॉप पे और एक इसके फुट पे। तो ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री है और ये जो बन रहा है ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें पूछा गया है टावर का लंबाई, मतलब CE प्लस DE, और हमें दिया क्या गया है AB दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो अगर आप देखिएगा ये जो चीज़ है ये यहाँ से ये एक जेड बन रहा है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, AB अगर 10 है तो ED भी 10 ही होगा, मतलब DE भी 10 होगा। तो ये 10 हम लोग बिठा लेंगे। हम लोग को सिर्फ CE चाहिए, तो CE कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल में आएंगे ABD में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बटा BD, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये P ये B, तो P बाई B क्या होता है 10, तो 10 45। AB हमारा 10 है, BD हमें निकालना है, और 10 45 1 होता है, तो BD बराबर कितना हो गया 10। तो ये हमारा कितना हो गया 10। ठीक है, अब आते हैं, ये पता है हमको और ये निकालना है, तो ये भी P है और ये हो गया B। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 60 इज़ इक्वल टू CE बाई AE। तो 10 60 कितना होता है √3, CE हमें निकालना है, AE हमें पता है। तो CE कितना हो गया हमारा 10√3, और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। तो ये हो गया 17.32। तो CE कितना हो गया 17.32। तो इसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा 27.32। तो हमारा ये हो गया टावर का लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60% देन हिज सेविंग बिकम्स डबल। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक आदमी अपनी आमदनी का 40% खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी आमदनी 60% बढ़ जाती है तो उसकी बचत दुगनी हो जाती है। उसके व्यय की वृद्धि की कमी का प्रतिशत बताइए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि उसकी जो कमाई थी, शुरुआती कमाई वो 100 थी, तो ये हमारा कमाई हो गया, खर्च और बचत। ठीक है, अब मैं सब कुछ इंग्लिश में से नहीं लिखूँगा कि लोगों को जो इंडिया में रहते हैं उनको हिंदी समझ में आती है, बेसिक हिंदी। तो इसीलिए कमाई मीन्स हो गया जो इनकम है, खर्च जो खर्च कर रहे हैं, और बचत मीन्स सेविंग्स। ठीक है, तो 100 रुपये वो कमाई था, खर्च कितना कर रहा था 60 रुपये, 40%, मतलब 40 रुपये वो खर्च कर दिए, तो बचत कितना हुआ 60। ठीक है, ये ख़त्म पहला केस। अब दूसरा केस में क्या बोला गया है, वो कितना कमाई बढ़ गया उसका 60%, मतलब अब कितना हो जाएगा 60% बढ़ा तो 160। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो सेविंग्स उसका डबल हो जाता है। सेविंग्स कितना हो गया डबल, मतलब जो 60 रुपये वो बचाता था अब कितना बचा रहा है इसका दुगना, मतलब 120 रुपये बचा रहा है। तो इतना कमाता था और इतना बचा लेता था, तो खर्च कितना कर रहा था 160 माइनस 20, 160 माइनस 120 कितना गया 40। पहले भी खर्च 40 करता था, अभी भी 40 कर रहा है, तो ना ही कुछ बढ़ा है उसका खर्च, ना ही खर्च घटा है। ठीक है, अगला सवाल, बाई सेलिंग अ बैग एट ₹230 प्रॉफिट ऑफ 15% इज मेड। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट वुड बी। किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ दिया गया, हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है बैग का।
या विक्रय मूल्य दे दिया गया है, ठीक है। तो जिस पे बेचा गया वो 230 रुपये, प्रॉफिट कितना बना रहा था 15%। तो उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा x है, ठीक है, इस पे कितना लाभ किया गया 115, तो अगर 115% निकाल लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा जो कि कितना है 230। तो x बराबर कितना हो गया 230 गुने 100/115, ये कटा 2 बार में तो ये आ गया 200 रुपये। तो 200 रुपये इसका क्रय मूल्य था। अब इसको क्या बोला गया है, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसको 20% लाभ पर बेचा जाए, मतलब इसका 120% निकाल देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य भी आ जाएगा नया वाला। तो ये 2 बार में कटा तो 240, तो 240 इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगला सवाल, अ मैन कवर 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स पार्शली बाई फुट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शली बाई बाईसाइकिल एट 9 किलोमीटर पर आवर। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द फुट एंड बाईसाइकिल इज। एक आदमी 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से। पैदल और साइकिल से तय की गई दूरी के बीच का अंतर कितना है। तो इसे हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल जस्ट पिछला ही एक इसके पहले वाले एक वीडियो में है जो कि ऐसे जिसमें 10 सवाल दिए हुए हैं। तो सवाल हमारा ये है, कुल दूरी है 61 किलोमीटर, ठीक है। 61 किलोमीटर को कवर करना है, थोड़ा पैदल थोड़ा साइकिल से। तो मान लीजिए इतना पैदल से जाते हैं जो कि x किलोमीटर है, बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 61 माइनस x। तो जब वो पैदल चलता है तो उसका गति कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें समय निकल जाएगा हमारा x/4। दूसरे केस में हमारे पास ये समय है और गति कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स 61 माइनस x/9, दोनों समय है, ये कुल समय हो गया। और कुल समय से कितना लगता है 9 घंटे। तो बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम लसा लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा लसा 36, तो ये 4 से कटा आपका 9 बार में, तो ये हो गया 9x, ये कटा 4 से तो ये आ जाएगा 4 और 24 माइनस 4x इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 4x कितना हो गया 9x माइनस 4x हो गया आपका 5x। और ये 36 इंटू 9, तो 36 इंटू 9 माइनस 244, तो 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 324 माइनस 244, तो ये आपका आएगा 80। तो x बराबर कितना आ गया 80/5 मतलब 16। तो कितना दूरी तय कर रहा है पाँव से 16, ठीक है। और ये कितना तय करेगा बाईसाइकिल से 61 माइनस x, ठीक है। तो 61 माइनस x कितना हो गया 61 माइनस 16 हो गया आपका 45। पूछा क्या है, ये जो दोनों दूरी ये गया है साइकिल से और पैदल से, इन दोनों का अंतर क्या है। तो हमें 45 माइनस 16 करना पड़ेगा, तो इसे अगर करेंगे तो आएगा 29, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी जिसके ऊपर अगर 0 यहाँ पे है तो क्या करते हैं, और इधर पे सारे मान लीजिए अगर 5 नंबर होता, पाँचों पे बार होता और यहाँ पे सिंगल सब पे बार है। जहाँ पे एक पे बार होगा एक पे बार नहीं होगा, वो थोड़ा अलग है। मैं आपको एक समझा ही देता हूँ एग्जांपल छोटा सा। मान लीजिए आपके पास 0.29 लिखा हुआ है ऐसे बार, तो ये सिंपल हो गया 29/99, कुछ झमेला नहीं, जितना के ऊपर बार उतना 9 नीचे बिठा देंगे। और अगर यही आपके पास 0.29 सॉरी यहाँ नहीं यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या करेंगे हम लोग 92 पहले 29 लिखेंगे क्योंकि दिया जो नंबर है, माइनस किससे करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 2 हो गया। और बटा क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतना 9 और जितना के ऊपर बार नहीं उतना 0, तो ये आ जाता है 27/90। फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 3/9, 4/9, 9/9 और ये हो गया आपका 39/99। तो कैल्शियम कितना आ गया 39। तो हो जाएगा 11 से कटेगा ये 22 + 33 + 44 + 99 + 39। तो इन सब को हम लोग
जोड़ देंगे तो आएगा 237/99 से काटिए, ये 33 बार में कटेगा और ये कटेगा 7 2 9 बार में, तो आ गया 79/33, ये 79/33। तो अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये 2 बार में कटेगा, 66 3 1, तो 2 सही 13/33 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। The parallel side of a trapezium are in the ratio 2:3 and the shortest distance is 12 centimeter. If the area of trapezium is 480 square centimeter, the longer the parallel side is of length. एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजाएं लंबाई कितनी होगी? इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो समलंब या ट्रापेजियम इस तरीके से होता है, ये होते हैं इन दोनों आपस के पैरेलल साइड या समांतर रेखाएं, और अगर मान लीजिए ये x है, ये y है और इनके बीच का दूरी इसे कहते हैं हम लोग, इसका हाइट का ये h है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड या समांतर भुजाओं का योग गुने हाइट। ठीक है, तो हमारे पास उसका अनुपात दिया है तो हम कितना मान लेंगे, समांतर भुजाओं को 2x और 3x, और ये हमारा h जो दिया है वो है 12 दिया हुआ ही है। फॉर्मूला में बैठाइए हाफ गुने 3x इंटू हाइट कितना हो गया 12, ये क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है 480, तो 2 से काटेंगे ये 6 बार में, 6 से काटेंगे ये 80 बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना आ गया 80/5 मतलब 16। तो ये अगर 16 हो गया तो पूछा क्या है, लंबी भुजाएं, तो लंबाई कौन सी 2x की 3x, तो x की जगह 16 बैठा दीजिए, आ गया आपका 48। ठीक है, अगला सवाल ये है फाइंड करना एलसीएम। तो ये तो खैर आप लोग आराम से कर पाइएगा, तो प्लीज़ खुद से कर लीजिए, और जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है सिंपल सा, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले जिससे कट रहा है उसको लिख लेंगे नॉर्मल, तो 2 से आ गया ये 60 बार में, ये 2 5 बार में, फिर 3 से काटेंगे 20 बार में, ये 3 से कटेगा 75 बार में, फिर 5 से काटेंगे 4 बार में, ये कटा 15 बार में। ठीक है, तो अब ये आगे और नहीं कटेगा, तो इसे गुना करेंगे, कि गुना करने का भी एक तरीका है, कैसे गुना करते हैं पहले वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आप 5 × 2 10 आ गया, तो इनका काम ख़त्म हो गया है ना, तो क्योंकि जो भी बचेगा लास्ट में सिर्फ 0 बैठा देना आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर 15 × 4 करेंगे तो 60 हमें पता है, 60 × 3 करेंगे तो 180, और बचा रहा 10 तो एक 0 बैठा देंगे, तो 1800 हमारा लसा हो गया। अगर आप मान लीजिए 2 3 6 5 ऐसे करने लगते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो जब भी 5 और 2 रहे तो पहले 5 और 2 को अलग कर लीजिए कि लास्ट में सिर्फ एक 0 बिठाना है मेरे को। ठीक है, अगला सवाल, टॉम इज़ चेसिंग जेरी in the same interval of time. Tom jumps 8 times while Jerry jumps 6 times, but the distance covered by Tom in 7 jumps is equal to the distance covered by Jerry in 8 jumps. The ratio of the speed of Tom and Jerry. ठीक है, टॉम जेरी का पीछा करता है, उतने ही समय पर टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर आता है। ठीक है, टॉम और जेरी की चाल का अनुपात निकालिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए, कूदना को हम लोग जंप लिख लेते हैं, तो क्या बोला गया है, टॉम का 7 जंप, जे मतलब जेरी के कितने जंप के बराबर है, 5 जंप के बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T/Jerry, Tom/Jerry इज़ इक्वल टू 5/7 हो गया। ठीक है, तो ये एक एक हिसाब से हो गया। तो अगर मान लीजिए जेरी अगर टॉम मान लीजिए 5 मीटर कूद रहा है एक बार में, तो जेरी कितना कूदता है
7 मीटर। ठीक है, तो अब बोला क्या गया, इनका टॉम का 8 जंप और जेरी का 6 जंप बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, तो दोनों में अगर 8 8 इसमें 8 गुना कर देंगे और इसमें 6 गुना कर देंगे तो दोनों का जो दूरी है वो निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 8 × 5 कितना हो गया आपका, 8 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 7। तो पहले हम लोग काट लेंगे 3 बार में, ये 4 बार में, ये आ गया आपका 20 और ये आपका आ गया 21। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 20/21 उनका अनुपात हो गया। अगला सवाल हम लोग ये देखेंगे कि द मीन ऑफ मार्क्स secured by 45 स्टूडेंट्स इन डिवीज़न A ऑफ क्लास 10 is 56, 40 स्टूडेंट ऑफ डिवीज़न B is 52 एंड 40 स्टूडेंट डिवीज़न C। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द 3 डिवीज़न। 10वीं कक्षा के डिवीज़न A में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 56 है, डिवीज़न B के 40 छात्रों के अंकों का औसत 52 है और डिवीज़न C के 40 छात्रों का अंकों का औसत 50 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीज़न के छात्रों का अंकों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ा सा सिंपल सवाल है। इसमें क्या करना है, हर का कुल जोड़ निकाल लेना है। तो 45 स्टूडेंट है, 56 एवरेज मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 45 × 56, इसमें 40 स्टूडेंट है और 52, तो 52 हो गया। फिर 40 स्टूडेंट है 50, तो 40 × 50 हो गया। तो ये कुल मार्क्स है। अब हमें औसत निकालना, तो औसत कैसे निकालेंगे, हर का डिवाइड करके। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 45 40 40, तो 80 80 45 125, तो ये हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए। तो हमें इनको डिवाइड करना है, तो अगर आप गुना करिएगा तो 45 × 56 + 40 × 52 + 40 × 50, तो अगर गुना करिएगा आएगा 66, तो गुना करके जोड़िएगा। मैं इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ, मैं सामने कैलकुलेटर इसी कारण से, तो प्लीज़ ये मत समझिए कि मैं देख के बता दिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 52.8। बट प्लीज़ आप लोग कैलकुलेटर भूल के भी यूज़ ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी के कारण सबका टाइम गवाता है। जो घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ना पड़ जाता है क्वेश्चंस, या पेपर ही पूरा ख़राब हो जाता है अगर एक कैलकुलेशन आप गलती करोगे। तो प्लीज़ जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगला सवाल है हमारा, A does half much work as B in 1/6 of the time. A does half में, if together they take 10 days to complete a work, how much time shall B take to do it alone? ठीक है, अब हिंदी में पढ़ते हैं। A B द्वारा किए गए काम का आधा काम B द्वारा लिए गए समय से 1/6 काम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम ख़त्म करने में 10 दिन लगाते हैं तो B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं B अकेले एक दिन में काम करता है, X दिन में काम ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो एक दिन में B कितना करेगा, 1/x। ठीक है, अब A क्या करता है, एक आधा काम जो है 1/2 काम कितने दिन में करता है, B के 1/6 दिन में। तो 1/2 काम A करता है x/6 दिन में। ठीक है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा वो, 2x/6 मतलब x/3 दिन में, और एक दिन में कितना काम करेगा, 3/x। तो ये एक दिन का काम, ये इसका एक दिन का काम। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों के एक दिन का काम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 1/10, तो 1/10। तो इसको लसा लेंगे x, ऊपर 3 + 1 4, और ये 1/10 होगा, सॉरी 1/x में लिख। तो ये तो x = कितना आ गया, 4 × 10 मतलब 40। तो B को अकेले कितना दिन ख़त्म करने में लगेगा, 40 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक हो जाएंगे। और क्विज़ेस भी है हमारे पास, हम कुछ दिन बाद से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। बट टिल नाउ अभी हमारे पास GK एंड मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ जाके उन सारे क्वेश्चंस को देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा।
और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस बाय ऑन फेसबुक और इस कमेंट कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप हमें बताइए, तो आपको हम डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।